पुरानी चीज़ों से निकलिए और कुछ नया कर दिखाइए। एंटरप्रेन्योर रिवॉल्यूशन शुरू हो रहा है और हमें यकीन है कि आप इस मौके को गंवाना नहीं चाहेंगे। आइए जानते हैं कि बड़ी-बड़ी कंपनियों से आगे कैसे निकलें और ऐसी स्ट्रेटजी टेक्निक्स सीखें जो लाखों डॉलर कमाने वाली ज़्यादातर कंपनियां इस्तेमाल करती हैं। आइए ये भी जानते हैं कि एक ग्लोबल स्मॉल बिजनेस बनाकर बड़ी कंपनियों को पीछे कैसे छोड़ा जा सकता है। ये समरी आपको एंटरप्रेन्योर सक्सेस की तरफ ले जाएगी। अगर आप भी एंटरप्रेन्योर रेवोल्यूशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस समरी को सुनकर इसकी शुरुआत कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश स्पीक ट्रूथ क्लब में आपका स्वागत करता हूं। आज की बुक समरी है एंटरप्रेन्योर रिवॉल्यूशन, जिसे लिखा है डैनियल प्रेस्टली ने। क्या आप अपने बिजनेस को दुनिया भर में फैलाना चाहते हैं? क्या आप ये सीखना चाहते हैं कि शुरुआत से ही एक सक्सेसफुल कंपनी कैसे लॉन्च की जाए? इस समरी आपको अपने सपनों को पूरा करने में मदद करेगी। इसमें आप जानेंगे कि अपने आइडियाज़ को हकीकत में कैसे बदलें। ऐसे लाखों बिजनेसेस खुलना शुरू हो गए हैं, जिसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कुछ ही सालों में पूरी दुनिया में मशहूर हो गए हैं। लेकिन आखिर उन्होंने ऐसा किया कैसे? ये समरी आपको ऐसी टेक्निक्स सिखाएगी जिसका इस्तेमाल आप एंटरप्रेन्योर रिवॉल्यूशन से जुड़ने के लिए कर सकते हैं। ये आपको नए मौके को ढूंढने और उन पर एक्शंस लेने में मदद करेगी। एक बिजनेस खड़ा करने का मतलब सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाना और उसे मार्केट में लाना नहीं होता। आपको ये भी जानना होगा कि इसे किसी भी कंपटीशन में सबसे अलग कैसे रखा जाए और इसे असरदार तरीके से कैसे बेचा जाए। अपने सपनों को पाने की कोशिश कीजिए और ऐसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनिए जो आप हमेशा से बनना चाहते हैं। आइए इस समरी के जरिए पहला कदम उठाएं। द एंटरप्रेन्योर रिवॉल्यूशन इज हैपनिंग। दुनिया पहले भी कई बार बदल चुकी है। खेती के वक्त से निकलकर हम इंडस्ट्रियल की दुनिया में आए हैं और अब हम एंटरप्रेन्योर वक्त में जा रहे हैं। इससे पहले कि हम एंटरप्रेन्योर रिवॉल्यूशन के बारे में बात करें, हमें हिस्ट्री में जाकर सभी रेवोल्यूशंस के बारे में जानना होगा। आइए वक्त में पीछे चलते हैं और बिजनेस की दुनिया के इतिहास को जानते हैं। 17वीं सदी एक ऐसा दौर था जब सभी लोग खेती किया करते थे। उसे एग्रीकल्चर एज कहते हैं। उस समय लगभग हर इंसान किसान था और इसके अलावा और कुछ जॉब नहीं थी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, खेती की जगह टेक्नोलॉजी ने ले ली। उस वक्त कई इन्वेंशन हुए और लोग उसे अपनाने भी लगे थे। जैसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, एक ट्रैक्टर 100 लोगों का काम एक ही दिन में करने लगा। पूरी दुनिया में सामान और कपड़ा बनाने के लिए फैक्ट्रियां खुलने लगी। धीरे धीरे किसानों और दर्जियों का काम टेक्नोलॉजी ने हड़प लिया। तो एक ऐसा वक्त था जिसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। ये दुनिया में होने वाले सबसे बड़े रिवॉल्यूशन में से एक था। सोसाइटी में होने वाले बदलावों को ये दुनिया धीरे धीरे अपनाती है। जैसे ही नया आइडिया सामने आता है, ज़्यादातर लोगों को इसे अपनाने में आमतौर पर 20 से 30 साल का समय लग जाता है। ये बात इतिहास में हुए अलग अलग फैक्ट से साबित की जा सकती है। जैसे फ़ोन का आविष्कार 1876 में हुआ था, लेकिन ये 19वीं सदी में जाकर मशहूर हुआ था। टीवी को 1930 में बनाया गया था, लेकिन ये 1950 के दशक में जाकर मशहूर हुआ। ऐसा देखा गया कि इन आविष्कारों को अपनाने में दुनिया को 20 साल का वक्त लगा था। एंटरप्रेन्योर रिवॉल्यूशन एक ऐसा वक्त है जहां एंटरप्रेन्योर्स दर्जनों छोटे छोटे बिजनेस को शुरू करके बड़ी कंपनियों से मुकाबला करने लगे हैं और दुनिया पर राज कर रहे हैं। आप ऐसा उन डेवलप्ड देशों में पहले से ही होता हुआ देख सकते हैं, जहां रोज सैकड़ों बिजनेसेस खोले जाते हैं। 18वीं सदी में टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बदल कर रख दिया, लेकिन आजकल ये छोटे बिजनेस को बड़ी कंपनियों से लड़ने में मदद कर रही है। टेक्नोलॉजी छोटे बिजनेस को सही प्रोडक्ट और सर्विसेज बेहतर तरीके से ऑफर करने में मदद कर रही है। छोटे बिजनेसेस अपने एम्प्लॉय और कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हैं। एक ऐसी कंपनी जिसमें 100 से भी कम स्टाफ्स हैं, वो अपने एम्प्लॉयज पर अच्छे से नज़र रख सकती है कि वो क्या कर रहे हैं और उनके लिए बेहतर माहौल कैसे बनाया जाए। ये छोटे छोटे बिजनेसेस अपने एम्प्लॉय और कस्टमर को ज़्यादा ख्याल भी रखते हैं। ये अपने शेयर होल्डर को देने के लिए ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं करते। छोटे बिजनेसेस अपने वातावरण की फिक्र करने के साथ साथ इस बात का भी परवाह करते हैं कि उनके काम का दूसरों पर क्या असर पड़ता है। एंटरप्रेन्योर रिवॉल्यूशन बढ़ने लगा है और अगले 20 सालों तक आप इसे चारों तरफ देखेंगे। किसी कॉरपोरेट का गुलाम बने रहना बंद कीजिए और अपना बिजनेस खोलिए। आइए ये सीखें कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और इस रिवॉल्यूशन का हिस्सा बनिए। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली चैप्टर की ओर, द राइज ऑफ द ग्लोबल स्मॉल बिजनेसेस। इस चैप्टर में हम GSB या ग्लोबल स्मॉल बिजनेस नाम के एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। टेक्नोलॉजी की मदद से आप दुनिया के हर कोने में रहने वाले लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं।
आज आप एक बटन दबाकर दुनिया भर के सैकड़ों लोगों को मैसेज भेज सकते हैं। इस वजह से बिजनेस पहले जैसे लिमिटेड नहीं रहे और बिजनेस करने के लिए अलग अलग जगहों में बिना एक्स्ट्रा कैपिटल के खुद को बढ़ा सकते हैं। ये सब कुछ इंटरनेट से मुमकिन हो पाया है। ग्लोबल स्मॉल बिजनेस का कॉन्सेप्ट सिर्फ बिजनेस करने पर नहीं बल्कि एम्प्लॉय और कस्टमर्स ढूंढने पर भी अप्लाई होता है। जीएसबी में काम करने वाले एम्प्लॉय अपने वक्त को कंट्रोल कर सकते हैं और आसानी से ट्रेवल कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो लोग ऑफिस जाकर काम करते हैं वो 9 से 5 के डेस्क जॉब में फंसे रहते हैं। जीएसबी के ओनर्स और एम्प्लॉय तब भी काम कर सकते हैं जब वो पूरी दुनिया घूम रहे होते हैं। जीएसबी ऐसा फ़ायदा भी देता है जो बड़े बिजनेस कभी नहीं देते। वो ऐसे देश में लोगों को जॉब पर रख सकते हैं जहां पर खर्चा कम होता है। कई जीएसबी इंडिया, थाईलैंड और फिलीपींस के लोगों को जॉब पर रखते हैं। ये सभी देश कम पैसे में अच्छी सर्विसेज देते हैं। अपने आउटपुट की क्वालिटी को कम किए बिना ये जीएसबी को अपने कॉन्सेप्ट को कम करने में मदद करता है। अपनी आउटपुट की क्वालिटी को कम किए बिना ये जीएसबी को अपने कॉस्ट को कम करने में मदद करता है। इसलिए जीएसबी के पास सिर्फ 20 वर्कर्स होने के बावजूद वो हर साल लाखों कमाते हैं। इसके अलावा जीएसबी टैक्स को कम करने की अपनी एबिलिटी के लिए काफ़ी मशहूर और प्रॉफिटेबल हैं। कई जीएसबी अलग अलग देशों में काम करते हैं, इसलिए हर देश का टैक्स रेट अलग अलग होता है और कम होता है। ज़्यादातर सक्सेसफुल जीएसबी एक छोटे टारगेट मार्केट को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑफर करते हैं। वो इसे कुछ खास कस्टमर्स को बेचने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसे ऑफर्स लाते हैं जो सिर्फ खास उनके लिए बनाए गए होते हैं। ऐसे जीएसबी जो एक ही तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं उनकी भी सेल्स बहुत ज़्यादा होती है। जैसे एक जीएसबी जो अपने प्रोडक्ट को ऐसे लोगों को बेचता है जो अपने हेल्थ का खास ख्याल रखते हैं। हर किसी का ध्यान नहीं खींचा जा सकता, लेकिन सिर्फ वुमेन एथलीट्स, वेजिटेरियंस, रनर्स या वेट लिफ्टर को अपने प्रोडक्ट बेचने वाला जीएसबी इन लोगों को ध्यान खींचता है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले चैप्टर द एंटरप्रेन्योर स्वीट स्पॉट की ओर। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले चैप्टर द एंटरप्रेन्योर स्वीट स्पॉट की ओर। एंटरप्रेन्योर रिवॉल्यूशन में टक्कर देने के लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिसके लिए आप पैशनेटेड हैं। एक बड़ी कंपनी और एक छोटे बिजनेस के लिए काम करने में एक खास फर्क है कि आप जो करते हैं उसकी परवाह करने की एबिलिटी और आपके साथ में काम करने वाले का। एक बड़ी कंपनी और एक छोटे बिजनेस के लिए काम करने में एक खास फर्क है और वो ये है कि आप जो करते हैं उसकी परवाह करने की एबिलिटी और आपके साथ में काम करने वालों का आप कितना ख्याल रखते हैं। बड़ी कंपनी में अपने कलीग्स या मैनेजर को अपने इमोशंस दिखाना अच्छा नहीं माना जाता। यहाँ सिर्फ काम और डेडलाइंस की बातें होती हैं। ऐसा लाइफ स्टाइल में सर्वाइव करने का एक ही तरीका है और वो ये है कि हर दिन ऐसा जीना जैसे आपने बीता हुआ कल जिया है। तो इसलिए आपको अपना एंटरप्रेन्योर स्वीट स्पॉट ढूंढना होगा। ये स्पॉट आपको आगे आने वाले सालों में लाखों कमा कर देगा। अगर आप जानते हैं कि इसे कैसे डेवलप किया जाता है तो आप इतनी जल्दी मिलियनर बन सकते हैं जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। इसमें आप अपने पैशन को समझेंगे, इसमें अच्छा बनेंगे और पैसा कमाएंगे। एक पैशनेटेड एंटरप्रेन्योर उस इंसान से 1000 गुना बेहतर होता है जो सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है। पैशन आपको अपने कस्टमर से कनेक्ट करने और उनके इमोशंस को समझने का मौका देता है। अगर लोग ये देखेंगे कि आप पैशनेटेड हैं तो बिजनेस करने के लिए वो दूसरों के बजाय आपको चुनेंगे। एक बार जब आप अपना पैशन ढूंढ लेते हैं तो आपको ये पक्का करना होगा कि आप इसमें बहुत अच्छे बने। इसके लिए आपके पास स्किल्स होने चाहिए। किसी भी चीज़ के लिए पैशनेटेड होना तब तक बेकार है जब तक कि आप ये नहीं जानते कि उसे करना कैसे है। आपके स्किल्स आपका एसेट्स है। आपका बिजनेस आपको सिर्फ पैसा कमा कर देगा। आपको इसकी शुरुआत करने के साथ साथ इसमें अच्छा बनकर अपने पैशन को एक नई उड़ान देनी होगी। अगर आपके स्किल्स दूसरों के मुकाबले आधे ही होंगे तो आप कभी अपना बिजनेस खड़ा नहीं कर पाएंगे। एक सक्सेसफुल बिजनेस का एक आखिरी फैक्टर है पैसा जनरेट करना। आपका पैशन और आपका स्किल्स आपको सही टारगेट मार्केट की तरफ ले जाएंगे। जैसे ही ये आपको मिल जाए तो लोगों को अपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मनाने के तरीकों को डेवलप करना शुरू कीजिए। अपने पैशन से जुड़ा हुआ कुछ ढूंढिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि वो इतना इंटरेस्टिंग होना चाहिए कि एक खास मार्केट पैदा कर सके। सबसे सक्सेसफुल कंपनियां सबसे पैशनेटेड फाउंडर से ही बनती है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले चैप्टर बिल्डिंग अ ग्लोबल स्मॉल बिजनेसेस इन द एंटरप्रेन्योर रिवॉल्यूशन की ओर। आप अपना छोटा सा बिजनेस खुद ब खुद या 2-3 दोस्तों के साथ मिलकर शुरू कर सकते हैं। अपने छोटे बिजनेस को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है इसे ऑनलाइन डालना।
अगर आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन डालेंगे तो आप उन करोड़ों लोगों तक आसानी से पहुंच सकते हैं जो शायद आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। छोटे बिजनेसेस में एक सबसे ज़रूरी बात ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कैसे करते हैं। आजकल के कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने कंज्यूमर की असली ज़रूरत को जानना इतना आसान नहीं है। लेकिन इस बुक के ऑथर डैनियल प्रिस्टली ने अपने प्रोडक्ट की सही मार्केटिंग करने के लिए एक सॉल्यूशन निकाला है। फिर भले ही आपका कस्टमर बेस कितना ही छोटा क्यों ना हो, अगर आप इन आइडियाज़ को मन लगाकर फॉलो करेंगे तो कुछ ही सालों में लाखों कमाने लगेंगे। अगर आप अपने प्रोडक्ट की सही मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपको प्रोडक्ट के लिए एक खास प्रोडक्ट स्ट्रेटजी अपनानी होगी। आपकी कंपनी का फोकस इस बात पर नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट को कैसे बेचें, बल्कि इस बात पर होना चाहिए कि अपने कस्टमर्स की ज़रूरत को कैसे पूरा किया जाए। कंज्यूमर आमतौर पर कुछ चीज़ें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वो अपनी एक खास प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। ये कोई जीने मरने वाला सिचुएशन नहीं होता है, बस कस्टमर्स की बेसिक ज़रूरत को दिखाता है। लोग अलग अलग प्रोडक्ट खरीदकर एक तरह का सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। सभी बिजनेसेस प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। अगर आप सर्विसेज भी ऑफर कर रहे हैं तो अपनी सर्विस को बेहतर तरीके से और तुरंत रेप्लिकेट करने का आइडियाज इसे एक प्रोडक्ट बना देता है। बिजनेस का एक प्रोडक्ट कोई एक चीज़ नहीं, बल्कि एक ऐसा सॉल्यूशन या जवाब है जो कस्टमर्स की ज़रूरतों को पूरा करता है। इस कॉन्सेप्ट को और समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल को देखते हैं। रोलेक्स अमीर लोगों के लिए महंगी घड़ी बनाते हैं। अगर आप किसी से पूछेंगे कि रोलेक्स क्या बेचता है तो वो कहेंगे घड़ी, है ना? लेकिन असल में रोलेक्स का असली प्रोडक्ट उनके द्वारा ऑफर किया जाने वाला स्टेटस और टाइटल है। लोग रोलेक्स की घड़ी टाइम देखने के लिए नहीं खरीदते, वो अमीर दिखने और अपने अपीयरेंस से अपना स्टेटस दिखाने के लिए इसे खरीदते हैं। रोलेक्स की घड़ी उन्हें सोसाइटी में ऊंचा स्टेटस देती है और उन्हें एक आम इंसान से एक अमीर इंसान में बदल देती है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगले चैप्टर, द असेंडिंग ट्रांजैक्शन मॉडल, यानी कि ATM की ओर। असेंडिंग ट्रांजैक्शन मॉडल या ATM एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो प्रोडक्ट स्ट्रेटजी पर फोकस करता है। ये इस बात पर जोर देता है कि एक बिजनेस के पास कंज्यूमर को देने के लिए 4 प्रोडक्ट होना चाहिए। एक परफेक्ट कस्टमर सेलर रिलेशनशिप बनाने के लिए इन प्रोडक्ट्स को बहुत ही ज़रूरी माना गया है। आप इन 4 आइटम्स के जरिए कुछ ही महीनों में अपना लॉयल कस्टमर्स बेस बना सकते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट ये है कि आपको गिफ्ट जरूर देना चाहिए। एक बिजनेस के लिए ज़रूरी है और आपके ब्रांड नेम को लोगों के कान तक पहुंचाता है। आप जो गिफ्ट देते हैं वो फ्री होनी चाहिए, इसके बदले में आपको कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रोडक्ट जो आपको देना चाहिए वो है प्रोस्पेक्ट के लिए प्रोडक्ट। प्रोस्पेक्ट यानी वो लोग जो आगे चलकर आपके कस्टमर्स बन सकते हैं। ये प्रोडक्ट उनके लिए एक ट्रायल प्रोडक्ट की तरह काम करेगा। एक कस्टमर्स को आपके बिजनेस के साथ बिजनेस करने का एक्सपीरियंस लेने का मौका देता है। तीसरा प्रोडक्ट जो आपको देना चाहिए वो है कि कोर प्रोडक्ट। एक कोर प्रोडक्ट आपकी प्राइमरी प्रोडक्ट है। ये वो है जिसके लिए आपकी कंपनी जानी जाएगी। जैसे कार मैन्युफैक्चरर के लिए उनका कोर प्रोडक्ट उनकी गाड़ियाँ हैं, एयरलाइंस कंपनी का कोर प्रोडक्ट उनकी फ़्लाइट की क्वालिटी है। और आखिर में आपके बिजनेस के लिए सब्सिक्वेंट प्रोडक्ट भी देना चाहिए। इस प्रोडक्ट को अक्सर लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप या LNS कहते हैं। ये आपके कोर प्रोडक्ट से मिलता जुलता प्रोडक्ट होता है, लेकिन बिल्कुल हूबहू नहीं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी कंज्यूमर को आपके कोर प्रोडक्ट को खरीदने के बाद ज़रूरत पड़ती है। इन 4 तरह के प्रोडक्ट को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, यानी एक दूसरे को पूरा करना चाहिए। ये ज़रूरी है कि आप अपने बिजनेस थीम में ही रहें और अपने गोल से दूर ना हो। अपने प्रोडक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने कस्टमर्स के सिग्नल्स को समझना, उनसे कम्युनिकेट करना और उन्हें बेस्ट एक्सपीरियंसेस देना। आपका एक ही गोल होना चाहिए कि आप अपने क्लाइंट्स को बेस्ट एक्सपीरियंस दें। नामुमकिन गोल्स का कभी भी वादा मत कीजिए और ऐसे गोल्स रखिए जिन्हें पूरा करना मुमकिन हो। कम बेचना और ज़्यादा डिलीवरी करना याद रखें। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस देने का बेहतर तरीका है अपने क्लाइंट को वो देना जो उनकी उम्मीद से कहीं बढ़कर हो। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले चैप्टर, द वैल्यू क्रिएशन साइकिल की ओर। एक ग्लोबल बिजनेस खड़ा करने के लिए आपके पास आइडियाज़ को मौका में बदलने की एबिलिटी होनी चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते आपको अपने इमेजिनेशन से अपने आइडियाज़ को सच्चाई में बदलना सीखना होगा। ये चैप्टर आपको अपने कॉन्सेप्ट में जान डालना सिखाएगी। एक आसान से प्रोसेस से आप अपने थॉट से पैसा कमा सकते हैं और वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रोसेस को वैल्यू क्रिएशन साइकिल कहते हैं। ये तब होता है जब एक एंटरप्रेन्योर अपने कॉन्सेप्ट से वैल्यू क्रिएट करने की कोशिश करता है।
वैल्यू क्रिएशन साइकिल के 5 फेज हैं, जो हैं एक आइडियाज, मेस, एक बीटा, एक कमर्शियल और एक रिमार्केबल वर्जन। पहले फेज में आपको एक आइडिया पैदा करना है। इसके बिना वैल्यू क्रिएशन साइकिल शुरू ही नहीं हो सकता। एक अच्छा आइडिया मार्केट में घूमने के लिए काफ़ी नहीं है। आजकल आप इंटरनेट की मदद से फ्री में कॉन्सेप्ट ढूंढ सकते हैं। मार्केट को ऐसे कंपनी चाहिए जो इन आइडियाज़ को अप्लाई करने और इन्हें सच्चाई में बदलने के लिए तैयार हो। एक यूनिक आइडिया ढूंढने के बाद अब इस बात पर एक्शन लेने का वक्त आ गया है। ये दूसरा फेज है। यहाँ आपको ये प्लान करने की ज़रूरत है कि आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कैसे जाएंगे। ये तो साफ है कि इसमें मेस यानी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन गड़बड़ी होना वैल्यू क्रिएशन का एक ज़रूरी फेज है। आपके आइडियाज़ को अप्लाई करने का रास्ता कोई और नहीं ढूंढ सकता। मेस एक ऐसा प्रोसेस है जो आपकी कंपनी के लिए एक गाइडलाइन बनता है। ये आपको उस रास्ते की तरफ ले जाता है जहां आप जाना चाहते हैं। तीसरा फेज एक बीटा वर्जन बनाना है। मेस को साफ करने और एक साफ रास्ता ढूंढने के बाद आपको अपने आइडियाज़ को दूसरों के सामने रखना होगा। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि उन्हें आपका कॉन्सेप्ट आसानी से समझ आ जाए। ये भी हो सकता है कि वो आपको गलत समझ लें या उनके माइंड में वो आइडियाज़ नहीं है जो आपके माइंड में हो। चौथा, हम कमर्शियल वर्जन बनाने पर आते हैं। इस फेज में आपके प्रोडक्ट को मार्केट में बेचने पर फोकस किया जाता है। अपने बीटा वर्जन से फीडबैक लेने के बाद आप उसमें ज़रूरी बदलाव करते हैं और अपना प्रोडक्ट बनाते हैं। कमर्शियल वर्जन आपके आइडियाज़ का फाइनल वर्जन नहीं है, ये शुरुआती का वर्जन है जो आप मार्केट में रिलीज करेंगे। और अगला आता है रिमार्केबल प्रोडक्ट। रिमार्केबल प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसकी बराबरी मार्केट में कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं कर सकता है। ये वैल्यू क्रिएशन साइकिल का आखिरी फेज होता है और आपको आइडियाज़ में फाइनल वर्जन भी है। रिमार्केबल प्रोडक्ट कमर्शियल प्रोडक्ट से अलग होता है क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे कंज्यूमर दूसरे आइटम से इतनी आसानी से नहीं बदल सकते। रिमार्केबल प्रोडक्ट यूनिक होते हैं और इसलिए कस्टमर्स के लिए खास होते हैं। एक मीनिंगफुल प्रोडक्ट आपको फिजिकली और इमोशनली सेटिस्फेक्शन देता है। अपने क्लाइंट्स की ज़रूरतों को बाहर से पूरा करने पर ध्यान मत दीजिए, उनकी इंटरनल और इमोशनल ज़रूरतों को भी ध्यान रखिए। एक मीनिंगफुल प्रोडक्ट बिना मीनिंग वाले प्रोडक्ट से कहीं ज़्यादा कीमती होता है। एक रिमार्केबल प्रोडक्ट ओवर सब्सक्राइब्ड होता है, यानी आपकी सप्लाई डिमांड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपको अपनी सप्लाई को कम करना होगा ताकि लोग आपसे ज़्यादा खरीदने के लिए तैयार रहें। ओवर सब्सक्रिप्शन का एक अच्छा तरीका है अपने आउटपुट को अपनी कैपेसिटी से कम कर देना। ज़्यादा बेचने से बेहतर है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवरी करें। और इसी के साथ चलते हैं लास्ट चैप्टर, क्रिएट वर्सेस कंज्यूम की ओर। कुछ क्रिएट करने यानी बनाने और उसे कंज्यूम करने यानी इस्तेमाल करने के फ़र्क को समझना बहुत ज़रूरी है। एक राइजिंग एंटरप्रेन्योर होने के नाते इस फ़र्क को जानने से आपकी पूरी जर्नी पर असर पड़ेगा। दूसरी तरफ कुछ क्रिएट करना आपको बेहतर नज़रिया देता है। इससे एंटरप्रेन्योर ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं और काम करने के लिए एक्साइटेड भी रहते हैं। क्रिएटिंग का मतलब कुछ ऐसा करना जिससे नई चीज़ें बने। इसमें आप एक स्ट्रिक्ट और डिटेल्स प्लान पर फोकस नहीं करते। आपके पास एक प्लान होता है, लेकिन आप नए आइडियाज़ और सुझावों के लिए भी ओपन रहते हैं। जो एंटरप्रेन्योर ऐसी चीज़ बनाते हैं जो पहले से ही मार्केट में मौजूद है, यानी वो किसी चीज़ को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें मार्केट में घुसने में परेशानी होती है। कंज्यूम करने से आपके अंदर सब कुछ खत्म हो जाता है और आपका प्रोडक्ट सिर्फ एक कमोडिटी या चीज़ बनकर रह जाता है। कंज्यूमर ऐसे प्रोडक्ट ढूंढते हैं जो नए हो और उन्हें पहले कभी नहीं देखा हो। वो ऐसे ब्रांड्स को इस्तेमाल करके कुछ नया ट्राई करने के लिए बेकरार रहते हैं। अगर आप खुद को अपने कॉम्पिटिटर से अलग रखते हैं तो ये आपको बिजनेस के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। इससे आप दूसरे आम ब्रांड से अलग दिखेंगे और अपनी खुद की पहचान बना पाएंगे। याद रखिए कि जो पहले से है उसे कंज्यूम करने से कहीं कम एफर्ट कुछ नया बनाने में लगता है। आपका एंटरप्रेन्योर एक्सपीरियंस सिर्फ इसी बात से गिना जाता है कि आप क्या नया बनाते हैं। आप इस माइंडसेट को रोज़मर्रा की लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं और एक बेहतर फ्यूचर बनाने पर फोकस कर सकते हैं। अपनी जर्नी शुरू करने के लिए दूसरे लोगों से मदद मिलने का इंतज़ार ना करें, बाहर निकलकर सब कुछ खुद कीजिए। एक नया एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए एक इंसान काफ़ी है और वो इंसान आप हो सकते हैं। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और कलीग्स तक ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। धन्यवाद।